इमेजिन करो जब एक दिन तुम सुबह उठते हो और तुम्हारा सारा कोड गायब हो गया है। ना गिट पुश काम कर रहा है और ना ही गिट पुल काम कर रहा है। ये घटना 21 अक्टूबर 2018 के दिन सच में घटी थी, जब गिटहब, दुनिया का सबसे बड़ा कोड बेस, कंप्लीटली 24 आवर के लिए बंद हो चुका था, शट डाउन हो चुका था। गूगल, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट के सारे इंजीनियर्स हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो अपने कोड को ना ही गिट पर अपलोड कर पा रहे थे और ना ही पुल कर पा रहे थे उससे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसा क्या हुआ था और उससे क्या इफेक्ट पड़ा। सब कुछ एक रूटिंग से शुरू हुआ था। गिटहब के इंजीनियर फाइबर ऑप्टिक्स केबल को अपग्रेड करना चाह रहे थे। प्लान था कि 10 मिनट में पुरानी वायर को हटाओ और नई डाल दो, लेकिन 43 सेकंड में ही सब कुछ फेल हो गया। एक नेटवर्क डिवाइस अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया और उसने डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। गिटहब का ईस्ट कोस्ट डेटा सेंटर और वेस्ट कोस्ट डेटा सेंटर दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए और इसी का नाम नेटवर्क पार्टीशन पड़ा। घटना में जो प्रॉब्लम था उसको स्प्लिट ब्रेन प्रॉब्लम कहा जाता है। मतलब है कि जब दो सर्वर का आप कनेक्शन आपस से टूट जाता है और दोनों अपने आप को लीडर समझने लगते हैं, तब ये प्रॉब्लम होता है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि आप और आपका दोस्त एक ही गूगल शीट पर वर्क कर रहे हैं और अचानक से इंटरनेट चला गया और आपके दोस्त ने गूगल शीट पर एक सेल है A1 जिसमें लिखा 100 रुपीज फाइनल प्राइस, और आपने उसी सेल में 50 रुपीज लिख दिया। उसके बाद जब इंटरनेट वापस आया, गूगल शीट कंफ्यूज हो गया कि किसका डेटा को रखूं फाइनल में। वैसे ही गिटहब के साथ हुआ था। ईस्ट कोस्ट डेटा सेंटर जो था वो अपने आप को लीडर समझ रहा था और जो वेस्ट कोस्ट डेटा सेंटर था वो अपने आप को लीडर समझ रहा था। अगर गिटहब ने साइट बंद ना की होती तो आपका कोड करप्ट हो सकता था और कमेंट डिलीट हो सकते थे या फिर कोड ओवरराइट हो सकते थे। तो अब इंजीनियर के सामने एक बड़ा सवाल था। ऑप्शन ए कि साइट को कंप्लीटली चालू रखे और डेटा को करप्ट होने दे। ऑप्शन बी था कि साइट को कंप्लीटली बंद कर दे और डेटा को बचाएं और लोगों को बोल दे कि गिटहब का साइट डाउन है। उन्होंने ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया। हर टाइम डाउन रहने का मतलब था कि लाखों रुपए का नुकसान। पर उन्होंने सोचा कोड की इंटीग्रिटी बहुत जरूरत है, ना कि साइट को चालू रखे और डाटा को डिलीट होने दे, डाटा को करप्ट होने दे। उन्होंने ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया था। उन्होंने गिटहब को रीड ओनली मोड में डाल दिया। मतलब है कि हम गिटहब के कोड को, जो हम लोग का कोड है और किसी और का कोड है, उसको देख सकते थे, ना ही उस पर कोई चेंज कर सकते थे या फिर पुश पुल कर सकते थे। सवाल यहाँ उठता है कि वायर जोड़ने में सिर्फ 5 मिनट लगे पर गिटहब को कम्प्लीटली आने में 24 घंटे क्यों लगे? क्योंकि जो गिटहब पे कोड इतना सारा था वो पेटाबाइट ऑफ में डेटा था और वो मोबाइल को रिस्टार्ट करने जैसा नहीं था कि 5 मिनट में बस सारा कोड वापस आ जाए और गिटहब कंप्लीटली फिर से रिस्टार्ट हो जाए। जब दो डेटाबेस अलग अलग हो जाते हैं तो उनको सिंक्रोनाइज करना एक डेलिकेट सर्जरी जैसा होता है। वो एक इजी प्रॉब्लम नहीं है और उसको दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। इंजीनियर को बैकअप से डेटा रिस्टोर करना पड़ा और हर कोड को चेक करना पड़ा कि कहीं कोड मिसमैच या करप्ट तो नहीं है। इसलिए जब हम घर बैठे सोच रहे थे कि गिटहब आ क्यों नहीं एक्सेस हो रहा है, तो वहाँ इंजीनियर 4 शिफ्ट में काम कर रहे थे गिटहब को डेटा को बचाने के लिए। इस इंसिडेंट से हम 3 चीज सीख सकते हैं। पहला है कि कैप थ्योरम इज रियल। मतलब है कि सिस्टम डिजाइन में एक रूल है, कंसिस्टेंसी, अवेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस तीनों मिल नहीं सकते। गिटहब ने अवेबिलिटी सेक्रीफाइस की कंसिस्टेंसी को बचाने के लिए। दूसरा है रिडंडेंसी। अगर आपका सिस्टम एक ही केबल या फिर एक ही सर्वर पर डिपेंड है तो वो एक दिन जरूर टूटेगा। इसका मतलब है कि हम लोग को हमेशा बैकअप प्लान रखना चाहिए। और इस तरह के वीडियो को ढूंढने के लिए या फिर कोडिंग से रिलेटेड वीडियो को एक्सेस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।